चदार उघारी जब देखले हो दीनाना। आपके स्वागत करत नहीं और अंकिता दीदी के स्वागत करत नहीं अपन छोटा सा मंच पे। दीदी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बत कुचन के प्लेटफॉर्म पे हमसे बातचीत करे खातिर। जब साल क्या होता हमको नहीं आइडिया है। आप बताएं आपके भी कोनो गुड बाय या फिर सिंगल ही भोजपुरी स्टार्स को लेके जा रही है अपने गानों को फेमस करने के लिए। एक लोक गायक फरमाइशी गीत नहीं गा सकते? नहीं आ सकता। मेरा उन लोगों से ये सवाल है, रस्म है जिसमें आप कन्या को दान दे रहे हैं, बिल्कुल गलत। नहीं, अंतर की बात ही नहीं है ना, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात क्यों करते हैं? तो वहाँ आपको भिखारी ठाकुर की रचना बेचनी पड़ेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री अंकिता पंडित जैसे बाकी के लोग गायकों के लिए कैसी? औकात से बाहर है। लता जी के भोजपुरी गाने मैंने लगभग सुने हैं। लोग के लागेला कि शादी कइला के बाद लोक गायिका लोक गायक लोग के करियर जौन बा या फिर कलाकार के जौन करियर बा वो थोड़ा धीमा हो जाला या फिर रुक जाला। यहाँ के वो अवधारणा के तुरंत दिखाई दिखेला। यहाँ के कहिला लड़का और लड़की में जो नियति अंतर कैले बिया वो अंतर के वैल्यू मिले के चाहिए। काहे कि यहाँ के लोग के बुझिला। बतकुचन एक बहुत छोट मंच बा और हमार नाम भइल पवन कुमार अर्पित। आपके स्वागत करता नहीं और अंकिता दीदी के स्वागत करते नहीं अपन छोटा सा मंच पे। दीदी बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले पवन तोहार धन्यवाद बत कुचन के प्लेटफॉर्म पे हमसे बातचीत करे खातिर और इतना लंबा चौड़ा परिचय तो सुन के अच्छा लगा था। लोक काहे चुनने पहला तो ये बताएं कि अगर वो गायक चूंकि भोजपुरी के जो भोजपुरी ना कहीं संगीत के जोन दौर बा भी पहले बात करते जाने के बाजार बात और तमाम तरह के एकरा में रहुआ लोक चुनने काहे? हमके हमेशा से ही महसूस भइल बाटे कि लोक से ही हमनी के बानी। मतलब अगर हमनी के भोजपुरी में बतिया रहल बानी तो एकरे पीछे लोक ही बा और हमनी के जौन बातचीत हुई बातचीत भी लोक के ही बीच में जाई। बहुत ज़्यादा एकर जौन दायरा हुई वो कहीं ना कहीं हमनी के जो भोजपुरिया लोग हुई वो सुनी कुछ और भी लोग सुनी जे हमरा के सुनत हुई या पवन के सुनत हुई। तो हमके लागेला कि लोग हमके चुन लेले बाटे काम खातिर। मतलब हम लोग के कैसे चुन सकेनी? लोग बहुत बढ़न चीज़ बाटे। कुल मिला के कबो शहरी वातावरण जेके कह सकेनी, शहरी वातावरण कबो आकर्षित ना कर पावल हमके। तो गांव रह गइल अंदर। हाँ, वो गांव रह गई। और दूसर चीज़ की आनंद हमके हमेशा से ही लोक में ही आवेला। तो हमके लोक के काम कैले में भी मजा आवेला। अच्छा, अब लोक गायक अंकिता पंडित के पास हमनी के बैठल बनी जी। तो एकरा में हम लोगों से बहुत पता ना हमरा पूछे के चाही ना पूछे के चाही आपसे। हमनी के जोन ई गीत संगीत जैसे आप एगो कलाकार बनी जी, पूरी इंडस्ट्री भी है जी। और ये इंडस्ट्री में ग्रुप गुटबाजी कहल जा सकेला जेकरा के वो बहुत माने हावी बाटे गुटबाजी भोजपुरी इंडस्ट्री। आप बताएं आपके भी कोनो गुड बाय या फिर सिंगल ही इसे मतलब रेस लागल भी अपने आप से? देखिए, गुटबाजी तो मतलब इस शब्द ही एक तरह से एक नेगेटिव शब्द बाटे। एक कॉनोटेशन सेट कइल जाला गुटबाजी के और इंग्लिश में के लॉबी शब्द दिहल गइल बाटे। हमरे हिसाब से अभी ले कोनो गुटबाजी में शामिल नहीं की भइल। और हम ये ज़रूर कह सकेनी कि काल के अगर कुछ बढ़िया मुकाम हासिल भी हुई तो गुट के ना तना लेब, लेकिन बहुत सारा लोग के सहयोग रही। आज से 10 साल बाद अगर हम अपना के देखब तो बहुत लोग के नाम आई। मतलब हमके वहाँ ले पहुँचले में बहुत लोग के नाम आई और बहुत सारे उनमें गुट के भी लोगन के नाम आई। ऐसे कि हम ये बात पे विश्वास करेनी कि हमनी के केहू से अगर मिलत नहीं, हम केहू से मिलत नहीं तो हमके वहाँ पे वो चीज़ सीख लेवे के चाही जौन कि हमके सीखे के बाटे। मतलब अगर हम पवन से मिलत नहीं
और हमके कोनो चीज़ बढ़िया लागल तो हमके ओइजा पवन से वो चीज़ सीख लेवे के बाटे। तो गुट शब्द के तो हम बिल्कुल मतलब नकार दे, विरोध भी ना कहब, मतलब बहुत लोग के गुटबाजी से ही बहुत कुछ मिल गई बाटे आज के समय में। तो हम ही कहब कि गुटबाजी में हम शामिल नहीं की भइल। दूसरा कि बहुत इंसान जब आगे बढ़ेला ना, तो जैसे अगर हम आज के समय में अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं की कैले, लेकिन आज के समय में अगर हम ये कह दें कि हम अकेले आगे बढ़तनी तो ये संभव नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे लोग साथे बाटे, व्यक्तिगत तौर पे भी लोग साथ बाटे, और हमके लागेला कि अगर रउआ बढ़िया काम करे खातिर आगे बढ़तनी तो लोग साथ देवेला। हमार सवाल ऐसे रहला कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कहीं अगर देखल जाओ कि जो समुच्च विकास चल बाटे इकरा ना होखे के एगो कारण गुटबाजी बाटे। बिल्कुल, हमनी के एक दूसरा के ही पैर खींचे में लागल बनी जा। बिल्कुल, चाहे वो फलाना गुट के चिलाना गुट कैसे करके। तो इस सवाल हमार बेसिक यही से रहला कि हमारा ऑडियंस के पास चाहे लोग के पास जाए बात की माने गुटबाजी नकारात्मक चीज बा। भोजपुरी जो कल्चर है हमारा, इसको फिलहाल प्रिजर्व करना कितना मुश्किल है आपके लिए या फिर हम सब के लिए, भोजपुरी आवासी के लिए, भोजपुरी बोलने वालों के लिए? सबसे पहला तो ये जो शब्द है प्रिजर्व करना, मतलब हमारे औकात से बाहर है। मतलब भोजपुरी को हम आर्टिस्ट प्रिजर्व ही नहीं कर सकते, भोजपुरी इतनी बड़ी है। और जब भी बात किसी लोक भाषा की आ जाती है तो मतलब हमें लगता है कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम कुछ ना कुछ भोजपुरी में, भोजपुरी साहित्य में, भोजपुरी लोकगीतों में सीखते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बस की बात नहीं है कि हम उसको संरक्षित कर सकें और प्रिजर्व कर सकें। कल्चर को अगर हम लोग देखें, हाँ, मतलब ये भोजपुरी लोक संगीत बहुत आपने जो कहा एक कलाकार के तौर पे मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ। बट अगर भोजपुरी कल्चर की हम बात करें जैसे कि जतसार, ये हमारा लोक संगीत तो है लेकिन ये हमारे कल्चर में भी है। तो अभी धीरे धीरे बहुत आज की पीढ़ी, हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है, उनको आप पूछो कि जतसार क्या होता है, उनको नहीं आइडिया है। तो मेरा सेंस यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग को अगर लगता है क्योंकि बाजार हावी है, मार्केट हावी है, इसमें जतसार को किस तरह से हम लोग, अगर हम सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं तो इसको कैसे जीवित रखने मतलब रख सकते हैं, या फिर इसको जीवित रखना कितना मुश्किल है? जतसार एक शैली है, लोकगीतों की एक विधा है। जतसार को इंट्रोड्यूस अगर करना है आज के बाजारवाद में, तो मुझे लगता है कि जो जितने भी हमारे लोकगीत हैं वो कुछ ना कुछ समझा जाते हैं हमें। मतलब हमें लगता है कि एक नाटक भी अगर आप देख रहे हैं, जैसे भिखारी ठाकुर को मुझे लगता है कि हर भोजपुरिया जानता है, और आज के समय में जब से चीज़ों का पिक्चराइजेशन शुरू हुआ है तब से भिखारी ठाकुर को हर कोई जानता है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में बाजारवाद का हिस्सा तो वो भी बन चुके हैं। जहाँ भी आपको भोजपुरी की बात करनी है वहाँ आपको भिखारी की बात करनी पड़ेगी। और भिखारी ठाकुर को आप जैसे कहते हैं ना, अछूता नहीं रख सकते हैं। अगर कोई सम्मेलन आप करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको भिखारी ठाकुर की रचना बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा आपने कहा चीज़ है कि उनकी रचना बेची जाए। ठीक है, अब क्या है कि आपने कहा जतसार को कैसे बाजारवाद का हिस्सा, देखिए बाजारवाद का हिस्सा बनाना ये कहना तो गलत होगा, लेकिन बाजारवाद कुछ ऐसा है कि हम बाजारवाद का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम बाजार बिल्कुल से बाहर रह के नहीं रख सकते ना, क्योंकि जैसा समय वैसा आपका काम होना चाहिए। तो आज के समय में जो जतसार मैंने गाया है उसको सुशांत कुमार शर्मा जी ने लिखा है, और उस जतसार की खूबसूरती ये है कि आज के समय का जो एक ये कॉन्सेप्ट है ना कि लड़का और लड़की के बीच का जो भेद, जिस पे आप आए दिन नए नए पॉडकास्ट सुनते होंगे,
तो उसमें कहा जाता है कि लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियों से पूछा जाता है कि लड़कियां तो लड़कियों के बराबरी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो इस जतसार की खूबसूरती है कि इसमें एक पुत्री जो है और अपने पिता से सवाल कर रही है और पिता उसके हर एक कन्फ्यूज़न का जवाब दे रहा है। और उसकी 4 पंक्तियाँ मैं सुना के उसको समझाना चाहूँगी। जैसे पुत्री का जो शुरुआती जो 2 पंक्ति में वो पूछती है कि एके कोखी उपजेले धिया पुता, एके गोदी खेले हो राम। एके कोखी उपजेले धिया पुता, एके गोदी खेले हो राम। बाबा हो कहे नाही दुनिया के रीति, ए कहीं जैस होला हो राम। ये एक पुत्री का सवाल है अपने पिता से, पूछ रही है कि हम दोनों तो एक ही कोख से जन्म लिए, लेकिन ये इतनी अलग रीति दुनिया की क्यों है। तो पिता जवाब देता है कि एके पुण्य पावला पोसल, एके नेह राखला। बेटी दोनों नयनवा समान से, भेद नाही जानिले हो राम। पिता कह रहा है कि मैंने तो एक ही नेह दिया दोनों को, जितना स्नेह तुम्हारे भैया को दिया उतना ही स्नेह तुमको दिया, और मेरे लिए तुम दोनों मेरी आँख की पुतली बराबर हो। फिर बेटी सवाल करती है कि भैया हाथे तिरवा धनु ही आता, मोरे हाथे अरिपन। भैया हाथे तिरवा धनु ही आता, मोरे हाथे अरिपन। बाबा हो भैया खेले वन में शिकार, उरे ही हम चकेवा सम हो राम। बेटी कहती है कि भैया के हाथ में तो आपने तीर धनुष दे दिया है, और हम यहाँ बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है चके हुआ समा, आपको पता होगा। हम ये बैठ के क्यों खेल रहे हैं। अब पिता समझाता है कि भैया हूँ ए घर के पहरुआ, आंगने धिया ज्योतिया हो राम। भैया हूँ ए घर के पहरुआ, आंगने धिया ज्योतिया हो राम। बेटी जब भैया जइहे कुरुखेत, तू पीड़िया जो गई बूहे राम। पिता कहता है कि भैया जो तुम्हारा है और वो घर का पहरेदार है, युद्ध के लिए बना है, वो युद्ध लड़ने के लिए बना है। अब आज के समय में जो नारीवाद पे बात होती है, एकदम मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। नारीवाद पे बात होती है कि हम कहते हैं कि युद्ध लड़की क्यों नहीं लड़ सकती है। नहीं लड़ सकती है, नहीं लड़ सकती है। आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आर्मी में या जितने भी
युद्ध लड़ने के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें लड़कियों की भागीदारी कितनी है? ये सवाल आपसे है हमारा। कैसे हो सकता है दीदी? मान लीजिए कि एक समय देखिए, प्रकृति को प्रकृति नहीं अंदर की है। प्रकृति का बनाया हुआ नहीं, अंतर की बात ही नहीं है ना, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात क्यों करते हैं? हमारे प्रकृति ने हमारे लिए अलग अलग दायित्व बनाए हैं, उन दायित्व को समझने की ज़रूरत है, और ये लोक की ताकत होती है, ये लोक की ताकत होती है। पिता कह रहा है, वास्तविक नारीवाद समझा दिया लोग ने। समझा दिया। ये पिता कह रहे हैं कि जब भैया तुम्हारे युद्ध पे लड़ने जाएंगे तो तुम्हारी तो ये जगह है, मतलब तुम्हारे अंदर तो भगवान ने ये ताकत दी है कि उसकी जान तुम्हारी हथेली पे है। मतलब वो बहन जो है पीड़िया का व्रत कर रही है और इस विश्वास पे कर रही है कि भैया तो युद्ध जीत के ही आएगा हमारा, और वो जिंदा लौटेगा। मैं कहीं मतलब अंदर वाली बात यदि मैं कहीं पढ़ रहा था एक बार, या मैं हाँ। किसी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो आपने मुझसे पूछा कि आप कहते हो कि लड़कियों को बराबर ठीक है, वो जो ताकत की, सिर्फ ताकत की बात करते हैं कि जो बनावट लड़के के शरीर की जो ताकत, जो स्ट्रेंथ प्रकृति ने दी है, वो सेम स्ट्रेंथ प्रकृति ने लड़कियों को नहीं दी है। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आप ताकत की भी बात मत करिए, ठीक है? प्रकृति ने दोनों लोगों को अलग अलग दायित्व निभाने के लिए भेजा है, ठीक है? और वो दायित्व जो दायित्व निभा सकते हैं वो हम नहीं निभा सकते हैं, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ताकत हमारी लोक में है। और वही एक्सेप्टेंस जो है, वही एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट करना, ये लोक की ताकत है। और मैं ये भी कहूँगी कि आज के समय में लोक की चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब हम और आप सिर्फ बात कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सबको बहुत आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या सिर्फ आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी ताकत चाहिए? नहीं। अच्छा, विंध्यवासिनी देवी जी के पास कितनी ताकत रही होगी? आप उनकी जितनी भी वीडियोस देखते होंगे, आप उनको उनकी वीडियोस से जानते हैं। उनकी आपने जितनी भी वीडियोस देखी होगी, उसमें वो चुपचाप एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स के साथ बैठ के और लोक गायकी कर रही हैं। बहुत अच्छे परिवार में उनकी शादी हुई थी, बहुत अच्छा जीवन उन्होंने भी जिया है। और उनकी ताकत क्या थी? आज पूरा बिहार विंध्यवासिनी देवी की बात करता है। उनकी ताकत क्या थी? उनकी ताकत लोक ही थी ना। तो मुझे लगता है कि लोक आपको वो ताकत देता है जिससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको अलग पावर की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए, इतनी खूबसूरती है इसमें। अब पुत्री कहती है, भैया माथे दिहाला पगरिया की, मुँह हाथे बेद पोथिया हो राम। भैया माथे दिहाला पगरिया की, हाथे बेद पोथिया हो राम। बाबा देई मोरा हाथे मौनिया, करेला कन्या दान हो राम। मतलब अब ये सवाल ऐसा है कि पिता को जवाब देने में भी सोचना पड़े, लेकिन पिता जवाब देता है, क्योंकि भाई बेटी के तो सारे कन्फ्यूज़न उसको दूर करनी है, और बहुत ज़रूरी आज के समय में दूर करना एक पिता को। मुझे लगता है कि आज का वो समय आ चुका है जब आप अपने बच्चों के सवालों से भागिए नहीं, बच्चों के सवालों का जवाब दीजिए, ताकि तभी वो लोक को अपनाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिबेट हो सकती है, या एक ऐसा कॉनोटेशन जो सेट किया जाना चाहिए जिसको लोग अपनाएं। अब जो पिता जवाब देता है, तोरे हाथे लक्ष्मी के वास की, दुई कुल तारे लू, तोरे
लक्ष्मी के वास की दुई कुल तारेलू, बेटी पथरे के कईनी करे जता, तो हे दान दे ले हो राम। तो पिता समझा रहा है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत प्रकृति ने दी है कि तुम दो कुल को तारोगी, एक कुल की हम क्या बात करें। और ये जो अभी कन्यादान का जो कॉन्सेप्ट जो सेट किया जा रहा है कि ये कौन सा रस्म है जिसमें आप कन्या को दान दे रहे हैं, बिल्कुल गलत। हमारे पूर्वजों ने हमको नहीं समझाया कि कन्यादान का मतलब क्या था। असल में कन्यादान का मतलब है ही नहीं कि आप कन्या का दान कर रहे हैं। जब कन्या अपने गोत्र का दान करती है, कन्या अपने गोत्र का त्याग करके और गोत्र को अपने ससुराल के गोत्र का वरण करती है, और इसीलिए कहा जाता है एक कन्या दो कुल को तारती है। जब तक वो अपने मायके रहती है, अपने मायके का कुल, और बाद में वो अपने ससुराल का कुल। तो ये ताकत तो प्रकृति ने पुरुषों को नहीं दी है। और मुझे लगता है कि जब भी नारीवाद की बात हो, बात बराबरी की ना हो के बात इस पे हो कि हमारे लोक ने हमें क्या दिया है, उसके एक्सेप्टेंस पे बात होनी चाहिए। कौन कौन से दायित्व तो बांटे गए हैं लोग, और वो एकदम नेचुरली बांटे गए हैं। उसमें हमें किसी चीज़ की मतलब एक होड़ नहीं मची होनी चाहिए, और वही खूबसूरती है। आप देखिए ना, जितने भी लोग आज के समय में, जिन लोगों को हम लोग अडोर करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, आप उनका जीवन एक बार देखिए, उनका जीवन कैसा रहा है। कभी उनमें बहुत आगे, किसी से आगे जाने की होड़ कभी नहीं रही है, और मुझे लगता है यही लोग की खूबसूरती है। अभी पटना में, पटना पुस्तक मेला में हमारी मुलाकात मालिनी अवस्थी जी से हुई। मुझे याद है, मतलब मैं बहुत खुल के इस बारे में बात करना चाहूँगी। मुझे याद है आज से 4 साल पहले, जब मुझे अभी इन बातों की समझ नहीं थी कि विरोध किस स्तर तक किया जाना चाहिए। मुझे याद है उन्होंने एक गाना गाया था जिसका विरोध मैंने सोशल मीडिया पे खुल के किया था। शायद ये हैशटैग उन तक पहुंचा भी होगा, क्योंकि वो पोस्ट इतनी ज़्यादा शेयर की जा रही थी। उन्होंने एक गाना गाया था, उसका शूट भी लखनऊ में ही हुआ था, और सिर्फ इस बात पे, क्योंकि मुझे ये पता लगा था कि उन्होंने उस गीत के गीतकार को क्रेडिट नहीं दिया था। मुझे बहुत साल लगे ये समझने में कि असल में मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं था। मतलब मुझे ये नहीं देखना था कि वो क्रेडिट दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। मुझे तो उनसे सिर्फ सीखना था। उन्होंने क्या क्या कर दिया है आज के समय में, अगर मुझे लगता है कि उसका 20% भी मैं कर पाऊँ तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। शारदा सिन्हा जी, शारदा सिन्हा जी को कौन नहीं जानता है। और मुझे लगता है कि उनके गाए हुए गीत में से भी 20% गीत अगर हम गाने की कोशिश करें तो मुझे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो गीत वो उनके लिए अमर है। वो गीत आज भी उनके ही आवाज़ में अच्छे लगते हैं। तो मुझे बहुत समय लगा ये समझने में कि असल में हम आर्टिस्ट का काम विरोध करना नहीं है, सीखते रहना है। तो मुझे याद है कि मुझे 4 साल लगे थे अपने ही परिवार को कन्विंस करने में कि मतलब मुझे म्यूज़िक फील्ड में एंटर करने दिया जाए, सिर्फ कन्विंस करने में कि मुझे म्यूज़िक क्लास जाने को मिले। 4 साल लग गए थे, क्योंकि उस समय वो क्रेज़ नहीं था, तो हमारे पिताजी को समझ में नहीं आता था। हालांकि जब से मैंने शुरुआत की तब से मेरे पिताजी ने ज़ोर शोर से, मतलब कहते हैं ना, बढ़ चढ़ के मेरे साथ हिस्सा लिया, मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश की। और आज के समय में ऐसा है कि वो दिन भर सुनते हैं मुझे। जत्सार जैसे जो लोग के छोटे छोटे मतलब हिस्से हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों की वास्तविकता बताते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं, या फिर उनको लाना आज के कलाकारों के लिए, आप जैसे जो लोग हैं उनके लिए कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है, मुश्किल है, क्योंकि जत्सार एक ऐसी विधा है जिसमें धूम धड़ाका नहीं है।
और बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है जो कि सुनने में बहुत मुश्किल लगेगी। मतलब ऐसा महसूस करना पड़ेगा उसको। महसूस करना पड़ेगा आपको, और वो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप लोक से जुड़े हैं। और लोक विधाओं पर कितना काम हो रहा है ये आपको अच्छे से पता है। उसके लिए आपको मतलब खुद से एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो जत्सार बिल्कुल आना चाहिए, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहिए। मुझे तो लगता बिरहा को भी आप देख लीजिए। बिरहा तो मतलब इतनी खूबसूरत विधा है। मतलब मैं बिरहा के साथ जो मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है वो मुझे याद है। मैं बहुत छोटी थी उस समय, मुझे लगता है कि 7th या 8th में पढ़ रही होंगी, और मेरे ननिहाल में बिरहा की एक पार्टी बुक की गई थी, और हमारे घर में हमारे मामा के बच्चों का जनेव रखा गया था। वो एक दौर था जब ऐसी पार्टियां बुक होती थी जहाँ पे लोग बिरहा सुनने के लिए, मैं याद है वो ठंड पड़ रही थी और बिरहा सुनने के लिए पूरा गांव ताला लगा के अपने घर में, और गांव के जो खेत हैं उसके मेड़ों पे बैठ के देख रहा था, गमछा लगा के सर पे, और आराम से सुने जा रहे हैं। तो यही बात है कि बिरहा तो मेन स्ट्रीम में है, लेकिन अब हम अगर बात करें कि जो जैसे कि सांझा पराती बहुत कम लोगों को पता संझा है। पराती, हाँ जी। पीढ़िया गीत भी लगभग विलुप्त हो गए हैं, बहुत कम। बिल्कुल। कहाँ आज की जो लड़कियां मतलब जिनको सुना जा रहा है वो लोग कहाँ गाती हैं सब चीजें। तो मेरा सिर्फ यही आपसे मतलब जानना था, पूछना, जो आपने बता दिया कि कितना मुश्किल है अगर हम भोजपुरी लोक की कुछ विधाओं को चाहें कि मेन स्ट्रीम में लाएं। थोड़ा प्रश्न अलग तरीके से था, लेकिन मुख्य प्रश्न यही है कि अगर मेन स्ट्रीम में लाना चाहें हम लोग जी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सवाल तो आपका बहुत ही शानदार है, लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल है देना। देखिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मेन स्ट्रीम में ले आना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ उन इस तरह के जो भी लोक विधा हैं उनके गीत मैं गाऊं। अब जैसे बात होती है तो लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि आधुनिक समय है, आधुनिकता का सहारा लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हम ऐसी म्यूज़िक बनाएं कि उसको सुन के आपका ये जत्सार लोग सुने। आपने ये बात बहुत आम हो चुकी है सुनने में कि आपको अगर अपने गीत को बहुत ज़्यादा प्रचलित करना है या प्रचलन में लेके आना है तो आपको आधुनिकता का सहारा लेना होगा। मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि लोक की कोई भी चीज़ कैसे आधुनिक हो सकती है।